जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं नियंत्रण एवं समन्वय का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। जो वैसे प्रश्न जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं और अधिकांश मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या दिया गया है। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है। तंत्रिका तंतु यानी कि नर्वस फाइबर का उत्पत्ति यानी कि निर्माण जो है वह किस प्राइमरी टिश्यू के द्वारा होता है। क्या वह एक्टोडर्म के द्वारा होता है, मेसोडर्म के द्वारा होता है या फिर इंडोडर्म के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, ऐसे ही आसान क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोग हमेशा इस ऐसे आसान सवालों को गलत जवाब देकर के आ जाते हैं। देखिए, तो इसका राइट आंसर जो लोग दे रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, असल में हम लोग जानते हैं कि जब बच्चे का भ्रूणीय विकास हो रहा होता है यानी कि जब बच्चा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में यानी कि जब भ्रूण में पल रहा होता है तो उसी समय एक न्यूरल ट्यूब का निर्माण होता है। बस एक ट्यूब बनता है छोटा सा और वो न्यूरल ट्यूब कुछ ऐसा दिखाई देता है और वह न्यूरल ट्यूब समय के साथ साथ जैसे ही वह भ्रूण विकास करते जाता है वह न्यूरल ट्यूब धीरे धीरे मस्तिष्क में, रीढ़ की हड्डी में तथा सभी तंत्रिका तंतु में बदल जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग जान चुके हैं कि न्यूरल यानी कि न्यूरल ट्यूब ही बाद में जाकर के न्यूरल तंतु का निर्माण करता है, नर्वस फाइबर का निर्माण करता है। लेकिन सोचने वाला बात यह है कि इंडोडर्म क्या करता है। बहुत लोग इंडोडर्म मार के कहते हैं कि वह अंदर रहता है, शरीर के नियंत्रण करता है तो इसलिए इसका इंडोडर्म होगा। लेकिन असल बात यह है कि इंडोडर्म सिर्फ शरीर के जो आंतरिक भाग की जो परतें होती है सिर्फ उसका निर्माण करता है, जैसे कि पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र होगा या फिर ऐसे जो भी आंतरिक परतें होती है उसी का निर्माण करता है, न कि तंत्रिका तंतु का। देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने ये वाला, बोल रहे मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। मानव के जो शरीर होता है उसके रक्त का यानी कि उसके हृदय जो है उसके हृदय में हमेशा रक्त प्रवाहित होते रहता है। तो उसके हृदय में जो रक्त प्रवाहित होता है तो उसके प्रकुंचन दाब पूछ रहा है। प्रकुंचन का इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। प्रकुंचन दाब यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर के बारे में पूछ रहा है। देखिए, हम लोग का शरीर में जो ब्लड इधर उधर सर्कुलेट करता है तो उसमें दो तरह का प्रेशर निर्माण होता है, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायसिस्टोलिक प्रेशर। तो इसमें सिस्टोलिक का पूछ रहा है, जो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। क्या 120 mmHg होता है, 150 mmHg होता है या फिर 20 mmHg या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 120 mmHg होता है जो कि प्रकुंचन दाब कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं ये, यदि हमारे आहार में यानी कि खाना में बोल रहा है, यदि हम लोगों के खाना में आयोडीन की कमी हो जाए, अगर हमारे खाना में आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमें किस प्रकार का रोग होने की संभावना होती है। पूछ रहा है कि मान लीजिए हम लोग डेली खाना खाते हैं और उस खाना में नमक ही न रहे, स्वादहीन हो जाए, तो उस नमक की कमी के कारण इनमें से कौन सा रोग हो जाता है। क्या ग्वाइटर रोग होता है या फिर गलकंड होता है, घेघा होता है या फिर इनमें से सभी हो जाएगा। क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में जब नमक की कमी हो जाती है, जब खाना में नमक की कमी हो जाती है तो इनमें से कौन सा रोग हो जाता है। तो अगर आप लोग सोच रहे होंगे ग्वाइटर तो भी ये ग्वाइटर सही है। अगर कुछ लोग सोच रहे होंगे गलकंड तो ये भी सही है, कुछ लोग सोच रहे होंगे घेघा तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी। अक्सर देखा जाए तो देखिए, गलकंड के बारे में जब हम खाना में जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो वही आयोडीन हमारे शरीर में एक थायराइड ग्रंथि है, जो थायराइड ग्रंथि एक थायराइड ग्लैंड यानी कि थायराइड ग्लैंड जो है एक हार्मोन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं थायरोक्सिन। क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन। तो उस थायरोक्सिन हार्मोन को नहीं बना पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर में जो है वो बड़ा होने लगता है और आकार में बड़ा होने के कारण वो ऐसा लगता है जैसे मानो कि हम लोग का गला जो है ये सूज गया है, तो सूजा हुआ आकार बड़ा हो जाता है, जिसे हम लोग ग्वाइटर, गलकंड या फिर अलग अलग नामों से जानते हैं। हालांकि ये तीनों नाम जो है एक ही रोग का नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। इसमें से पूछ रहा है कि पादप हार्मोन का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। क्या वो पेप्सिन है, एड्रिनल है, ऑक्सिन है या फिर टेस्टोस्टेरोन है। इसमें से राइट आंसर क्या होगा आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए, ऐसे तो सबको पता है ऑक्सिन जो है एक वृद्धि हार्मोन है। ऑक्सिन पौधों में एक वृद्धि या विकास का प्रमुख हार्मोन है जो कि पौधों में विकास का या फिर वृद्धि करने का मुख्य नियंत्रण करता है। अगर देखा जाए तो यही हार्मोन जो है कोशिका की लंबाई, जड़, तना और फूल और फल के विकास में मदद करते हैं और इसलिए यह जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा
तो ऑक्सिन जो है वह क्या है, एक हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, तो ऑक्सिन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सिन। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या है भाई, तो एक पादप हार्मोन है। क्या है, एक पादप हार्मोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, क्या वो लीवर है या फिर अग्नाशय है, अंडाशय है या फिर एड्रिनल है। इनमें से कौन सा वो ग्रंथि है जो कि सबसे बड़ा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर। लीवर ही है जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, बोल रहे ऑक्सिन क्या है। देखिए ये क्वेश्चन जो है अभी आपसे पीछे आया था कि ऑक्सिन क्या था, एक पादप हार्मोन था। क्या था, पादप हार्मोन। तो यहाँ पे तो सिर्फ लिखा है एक हार्मोन, वसा, एंजाइम या कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे पादप हार्मोन नहीं दिया है लेकिन हार्मोन दिया है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि ऑक्सिन एक हार्मोन है। क्या है, हार्मोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। जब दो न्यूरॉन एक जगह मिलता है तो उसके बीच जो खाली स्थान बचता है उसे क्या बोलते हैं, क्या उसे डेंड्रॉन बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं या फिर डेंड्राइट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं। इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। देखिए ऐसे तो हम लोग को जानना जरूरी है कि जब दो न्यूरॉन आपस में मिलते हैं तो उनके बीच के जो खाली स्थान है उसे हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनेप्स। और सिनेप्स जो है जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे एक छोटा सा गैप रहता है जिसे हम लोग साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि यह जुड़ाव जो है, यानी कि जब ये न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं तो छोटा सा गैप रखते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। इसके बाद ये भी ध्यान में रखिएगा कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जब मिलते हैं तो उसके बीच में कुछ द्रव्य होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। और यही न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए मैसेज जो है एक सेल से यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में प्रवाहित होता है। और वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, तो एसिटोकोलाइन, डोपामाइन और सेरोटोनिन, यही सब कुछ थोड़ा थोड़ा जो है न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। दो न्यूरॉन के बीच जो खाली स्थान होता है उसे हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये वाला मस्तिष्क का उत्तरदायी है, यानी कि मस्तिष्क जो है, दिमाग जो है वो किस कार्य के लिए उत्तरदायी है, किसके लिए वो काम करता है। तो क्या वो मस्तिष्क जो है वो सोचने के लिए काम करता है या फिर हृदय स्पंदन के लिए काम करता है, यानी कि दिल को धड़कने के लिए काम करता है, या फिर शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए, या फिर इनमें से सभी। तो आप लोग को तो पता है कि दिमाग ही एक ऐसा चीज़ है जो हमारे शरीर के हर तरह के जो कार्य होता है उसको नियंत्रित करते रहता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जिब्रेलिन क्या है। जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन क्या है, जिब्रेलिन एक हार्मोन है, वसा है, एंजाइम है या फिर कार्बोहाइड्रेट है। देखिए जिस प्रकार से हम लोग अभी समझे हैं कि ऑक्सिन जो है वो एक पादप हार्मोन है, ठीक इसी प्रकार से जिब्रेलिन भी है, एक हार्मोन ही है। और ये कैसा हार्मोन है, तो एक पादप हार्मोन है। तो इसको भी जरूर याद रखिएगा कि जिब्रेलिन कैसा हार्मोन है, तो एक पादप हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, पादप हार्मोन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब बोल रहा है डायनसेफ्लॉन तथा सेरिब्रम भाग है। डायनसेफ्लॉन तथा सेरिब्रम जो है वह किसका भाग है, क्या वह अग्र मस्तिष्क का भाग है या फिर मध्य मस्तिष्क का भाग है, पश्च मस्तिष्क का भाग है या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऐसे तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि डायनसेफ्लॉन तथा सेरिब्रम वो अग्र मस्तिष्क का ही भाग है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग यहाँ से। चलिए देखिए डायनसेफ्लॉन और सेरिब्रम ये दोनों तो अग्र मस्तिष्क का भाग है ही, लेकिन जब दिमाग को हम लोग बंटवारा करते हैं तो देखते हैं कि अग्र मस्तिष्क में दो पार्ट आते हैं, पहला सेरिब्रम और डायनसेफ्लॉन, जिसमें से डायनसेफ्लॉन में ही हाइपोथैलेमस और थैलेमस आते हैं, जिसमें से हाइपोथैलेमस क्या करता है कि टेम्परेचर, भूख लगना, नींद लगना या फिर थकान, कमजोरी ये सब महसूस करने का जो ट्रांसमिट करता है, जो ये मैसेज देता है वो हाइपोथैलेमस ही करता है। इसके बाद आता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क जो है देखने और सुनने के बाद जो हमारे मस्तिष्क में जो प्रतिबिंब बनता है इसका काम करता है मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन। इसके बाद आता है पश्च मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला अम्बलोगाटा आता है।
ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये, रुधिर चाप इनमें से कौन नियंत्रित करता है। रुधिर चाप यानी कि ब्लड प्रेशर, इंग्लिश में ब्लड प्रेशर या फिर बीपी भी बोला जाता है। तो ब्लड प्रेशर जो है इनमें से कौन सा नियंत्रित करता है, क्या इसका राइट आंसर थाइमस हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा, एड्रिनल या फिर ब्रेशर, इनमें से कौन सा वो चीज़ है जो कि रुधिर चाप यानी कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो देखिए इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि रुधिर चाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि जो है वो एड्रिनल ग्लैंड है, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड ही है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, तो देखिए एड्रिनल ग्लैंड यानी कि एड्रिनल ग्रंथियाँ जो है किडनी के ऊपर स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है, किडनी के ऊपर स्थित होती है, जिसके कारण इसे सुपर एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं, जिसमें दो तरह के, एक होता है एड्रिनलिन और एक होता है नॉर एड्रिनलिन। ये दोनों एक तरह का हार्मोन है जो कि स्रावित होते हैं उसी किडनी से, जो कि हृदय की गति को कम बेसी करते हैं और वहाँ से ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं। और एक होता है एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन को भी स्रावित करता है, जो कि सोडियम और जल को पुनः अवशोषण करता है, और जिसके कारण क्या होता है कि ब्लड में उपस्थित जो ब्लड वॉल्यूम है, जो ब्लड का जो मात्रा है उसको कम बेसी कर करके और ब्लड के प्रेशर को नियंत्रित करता है। जब शरीर में अधिकांश ब्लड रहता है तो प्रेशर जो है हाई रहेगा और ब्लड की मात्रा कम रहेगी, वॉल्यूम कम रहेगा तो प्रेशर कम रहेगा। तो इस प्रकार से एड्रिनल ग्लैंड जो है ब्लड के प्रेशर को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहे कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। आखिर रक्त में वो कौन सा चीज़ है जिसके कारण ग्लूकोज की मात्रा जो है वो नियंत्रित रहती है। बोल रहा है ऑप्शन ए में कि ग्लूकागन के कारण या फिर इंसुलिन के कारण, या फिर ऑप्शन ए और बी यानी कि ग्लूकागन और इंसुलिन दोनों के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ग्लूकागन और इंसुलिन इन दोनों के कारण क्या होता है कि ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा होता है, जो शुगर का मात्रा होता है वो कंट्रोल रहता है, नियंत्रित रहता है। अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। तो हार्मोन शब्द का नामकरण जो है वो किसने किया था, इसका ऑप्शन आप लोग बताइए। इसका ऑप्शन ए है बेलिस एवं अस्टारलिंग ने, या फिर अरस्तु ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, या फिर पोस्टर ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जरूर बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलिस एवं अस्टारलिंग ने। किस क्या हो जाएगा, बेलिस एवं अस्टारलिंग ने ही हार्मोन शब्द का नामकरण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है। क्या वो सेरिब्रम है, या फिर सेरिबेलम है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड है, या फिर हाइपोथैलेमस है। तो मानव में जो बुद्धि और चतुराई का जो काम करता है, जिससे कोई मनुष्य बुद्धि और चतुराई से कोई काम ले लेता है, तो उसका मुख्य केंद्र क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेरिब्रम। क्या हो जाएगा, सेरिब्रम। सेरिबेलम क्या करता है कि सेरिबेलम सिर्फ बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं पे खड़ा है तो उसके खड़ा होने में, बैलेंस बनाने में, बॉडी को बैलेंस नियंत्रित करने में सिर्फ सेरिबेलम काम करता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, बोल रहा है कि मानव में ग्वाइटर अथवा घेगा होता है। देखिए क्वेश्चन भी शायद पहले हो चुका है। ग्वाइटर अथवा घेगा क्या होता है, वो चीनी की कमी से होता है, या फिर आयोडीन की कमी से होता है, रक्त की कमी से होता है, या फिर मोटापा की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जरूर बता सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आप लोग को बताना ही चाहिए, कहीं से कि अगर वीडियो को लास्ट तक आए हैं तो इसका आंसर आप लोग को पता जरूर होगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से। घेगा रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है, जिसे ग्वाइटर या गलकंड के नाम से जानते हैं। और ये गला को फुला देता है। क्यों होता है, क्योंकि एक थायराइड ग्रंथि होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, जिसमें थायराइड ग्रंथि एक थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है, जो नहीं बनने के कारण गला जो है धीरे धीरे बढ़ जाता है, थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है और वो सूजा हुआ लगने लगता है, जिसके कारण बॉडी को यानी कि ऊपर का जो स्कल है उसको मूवमेंट करने में बहुत सारा समस्या होता है। अगर आप लोग लास्ट तक बने हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आया है, क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसका जो सवाल आप लोगों से पूछा गया है उसका जवाब भी आप लोग जरूर दीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलिए। इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।